इस वक्त जम्मू कश्मीर पर भारत का नियंत्रण नहीं था। दिन था 22 अक्टूबर 1947। पाकिस्तान के पश्तून आदिवासी मिलिशिया राज्य की सीमा पार कर गए। For the princely state of Jammu and Kashmir, ruled by the Dogra king Hari Singh, the worst was yet to come. अब 1947 के अंत में और 1948 की शुरुआत में पाकिस्तानी सेना की इस युद्ध में एंट्री होती है। The first attack on independent India took place. An attack on Kashmir by Pashtun tribesmen mobilized by Pakistan. भारतीय सेना ने ढूंढ कर पाकिस्तान के इन घुसपैठियों को मारना शुरू किया। इसी के बाद भारत ने वहां दखल दिया था। अब भारत में अपने मिशन कश्मीर के तहत आतंकवादी पैदा करने लगा। चाहे 13 सितंबर 2008 के दिल्ली सीरियल बम धमाके हों, कंधार हाईजैक। अब 1999 में भारत में सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी की। ऊपर से कारगिल की भीषण लड़ाई, इस्लाम को लेकर कट्टरता उसके मन में इस कदर घर बना चुकी थी कि उसने अपनी कट्टरवादी सोच को फैलाने के लिए कई देशों की यात्राएं भी की। Founded and led by this man, Masood Azhar, a globally recognized terrorist. नाम है दाऊद इब्राहिम कासकर। दाऊद इब्राहिम, 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 दाऊद इब्राहिम। साल 1993 में मुंबई के अलग अलग स्थानों पर बम धमाके करके दाऊद इब्राहिम कासकर जिस दिन इस मुल्क पाकिस्तान का जन्म हुआ था, उसी दिन इसका झूठ भी शुरू हो गया था। दिन था 14 अगस्त 1947। भारत को लगा था कि पाकिस्तान को एक अलग देश बनाकर वो अपनी बहुत सारी टेंशन और बहुत सारी तकलीफें दूर कर लेगा। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस मुल्क को भारत हथियार दे रहा है, पैसे दे रहा है, एक नया देश बनाने के लिए जरूरत का सारा इंतजाम कर रहा है, वही देश उसके लिए एक नासूर बनकर उभरेगा। अभी कुछ ही दिन हुए थे भारत को आजाद हुए। और पाकिस्तान का जन्म हुए। लेकिन पाकिस्तान के उस वक्त के नए नए हुक्मरान के शैतानी दिमाग को खुराफात सूझी और जम्मू कश्मीर पर उसने अपनी नीयत खराब कर ली। इस वक्त जम्मू कश्मीर पर भारत का नियंत्रण नहीं था। जम्मू और कश्मीर के महाराजा हरि सिंह पुंछ में अपने मुस्लिम नागरिकों द्वारा पहले से ही विद्रोह का सामना कर रहे थे। यहां पश्चिमी जिलों के कुछ हिस्सों में हरि सिंह अपना नियंत्रण खो चुके थे। दिन था 22 अक्टूबर 1947। पाकिस्तान के पश्तून आदिवासी मिलिशिया राज्य की सीमा पार कर गए थे। ये स्थानीय आदिवासी मिलिशिया और अनियमित पाकिस्तानी सेना दोनों मिलकर श्रीनगर शहर पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन बारामूला पहुंचने पर उन्होंने लूटपाट शुरू कर दी वहां के स्थानीय नागरिकों के साथ और वो वहीं रुक गए। महाराजा हरि सिंह ने भारत से सहायता की गुहार लगाई। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महाराजा हरि सिंह को मदद का आश्वासन तो दिया, लेकिन उनके सामने कश्मीर के भारत में विलय करने की शर्त रख दी, प्रस्ताव रख दिया। For the princely state of Jammu and Kashmir, ruled by the Dogra king Hari Singh, the worst was yet to come. अब समय चूंकि कम था, महाराजा हरि सिंह के सामने भी कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का प्रस्ताव मान लिया और आर्टिकल 370 जैसी शर्तों के साथ जम्मू कश्मीर का भारत में विलय कर दिया। 26 अक्टूबर 1947 वो दिन था जब कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन चुका था, जिसके बाद इस युद्ध में भारत की सेना ने मोर्चा संभाल लिया। अब इसे देख पाकिस्तान के जनक कहे जाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना के दिमाग का फितूर 7वें आसमान पर पहुंच गया। हालांकि पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री तो लियाकत अली खान थे, लेकिन जिन्ना ने ही उन्हें प्रधानमंत्री चूंकि नियुक्त किया था। अब 1947 के अंत में और 1948 की शुरुआत में पाकिस्तानी सेना की इस युद्ध में एंट्री होती है। The first attack on independent India took place. An attack on Kashmir by Pashtun tribesmen mobilized by Pakistan. याद रखिएगा, पाकिस्तान की सेना इस युद्ध में भारत के साथ उन्हीं हथियारों के साथ खड़ी थी जो उसे भारत से ही भीख में मिले थे, खैरात में मिले थे।
लेकिन वो कहते हैं ना, जिसका कोई ईमान ना हो, जिसका कोई धर्म ना हो, जिसमें कोई शर्म ना हो, हया ना हो, उसे क्या फर्क पड़ता है। हालांकि ब्रिटिश अधिकारियों ने पाकिस्तान को काफी सख्त लहजे में इस युद्ध में भारत के सामने खड़ा होने से मना किया था। पाकिस्तान को यह एहसास भी दिलाया था कि बेटे, जिसके खिलाफ तुम लड़ने जा रहे हो वो तुम्हारा बाप है। लेकिन पाकिस्तान ना माना। यह युद्ध लगभग 1 साल तक चला, जिसमें पाकिस्तान को फाइनली मुंह की खानी पड़ी और 1 जनवरी 1948 को युद्ध विराम दे दिया गया। अब महीने बीते, साल बीते, दशक बीते, लेकिन पाकिस्तान का कश्मीर को पाने का फितूर उसके दिमाग से खत्म ना हुआ। In order to avoid this war in Pakistan, we went to the Security Council. साल था 1965। एक बार फिर से पाकिस्तान ने अपनी खराब नीयत से कश्मीर की तरफ देखा और अपने हजारों सैनिकों को घुसपैठिया बनाकर कश्मीर में घुसा दिया। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि उसके ये सैनिक कश्मीर की जनता के बीच घुसकर वहां विद्रोह की स्थिति पैदा कर देंगे। पाकिस्तान ने इस घुसपैठिया ऑपरेशन को जिब्राल्टर का नाम दिया था, लेकिन भारत समझ गया था कि ये स्थानीय नागरिकों के भेष में पाकिस्तान के घुसपैठिए हैं और वहां की जनता को भड़काने का काम कर रहे हैं। भारतीय सेना ने ढूंढ ढूंढ कर पाकिस्तान के इन घुसपैठियों को मारना शुरू किया। धीरे धीरे भारत के इस जवाबी ऑपरेशन ने युद्ध का स्वरूप धारण कर लिया और लगभग 5 महीनों तक भारत और पाकिस्तान की थल सेनाएं एक दूसरे से लड़ती रहीं। आखिरकार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी और यूएन के दखल के बाद ताशकंद में दोनों देशों के बीच युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई। आपको एक और बात भी जाननी चाहिए कि पाकिस्तान की गंदी नजर साल 1947 से कश्मीर पर तो थी ही, इसके अलावा गुजरात के कच्छ के रण पर भी पाकिस्तान हमेशा अपनी गंदी निगाहें गड़ाए बैठा रहा है। 20 मार्च 1965 का वो दिन कच्छ की धरती कभी नहीं भूलेगी, जब पाकिस्तान ने जानबूझकर अपनी गंदी नीयत से कच्छ में सैन्य झड़पें शुरू कर दी, जिसने बाद में युद्ध का रूप ले लिया। और 1 जून 1965 का दिन भारत कभी नहीं भूलेगा, जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैरोल्ड विल्सन ने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता कराई थी और एक निष्पक्ष न्यायालय की स्थापना कर दी थी। इस न्यायालय ने पाकिस्तान को कच्छ के रण की 900 वर्ग किलोमीटर जमीन को पाकिस्तान को देने का फैसला सुनाया था, जिसे भारत ने बड़ा दिल करते हुए स्वीकार कर लिया। हालांकि पाकिस्तान की जमीन की भूख इसके बाद भी नहीं मिटी। वो 3500 वर्ग किलोमीटर की भूमि यानी पूरे कच्छ के रण पर कब्जा करना चाहता था। कच्छ के मामले में बनाए गए न्यायालय में मिली एक छोटी सी जीत, आंशिक जीत से पाकिस्तान के दिमाग इस कदर खराब हो गए कि वहां के तत्कालीन विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति और सेना अध्यक्ष जनरल अयूब खान पर दबाव डाला कि वो कश्मीर पर हमला कर दें। जाहिलों की जमात को लगा कि कश्मीर को भारत से लेने का बस यही सुनहरा अवसर है। यह वो वक्त था जब भारत के चीन के साथ हुए युद्ध के जख्म अभी भरे नहीं थे। लेकिन इस पूरी घिनौनी सोच और साजिश का अंत ताशकंद में हुए समझौते की शक्ल में हो चुका था। पाकिस्तान की कश्मीर को हासिल करने की भूख अब भी न मिटी। साल था 1971। पाकिस्तान के पूर्वी हिस्से में विद्रोह हो गया था। कहा जाता है, पाकिस्तान कहता है कि इस विद्रोह को कराने में भारत की ही एजेंसियों का हाथ था, क्योंकि जिस नाकाम कोशिश को पाकिस्तान ने 1965 में कश्मीर में अंजाम दिया था और उसे मुंह की खानी पड़ी थी, वैसा ही कुछ भारत भी कर सकता है। यह पाकिस्तान बार बार बताता रहा था। कहा जाता है कि भारत ने ही पूर्वी पाकिस्तान में चल रहे गतिरोध को और हवा देकर बांग्लादेश के नाम के एक नए मुल्क को जन्म दिया। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि बांग्लादेश आज फिर से पाकिस्तान का गुणगान करने लगा है। इस संघर्ष में भारत की सेना ने पाकिस्तान के लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को बंधक बना लिया था, जिनमें कुछ बंगाली सैनिक भी थे जो पाकिस्तान के ही चमचे थे। यह भी बताया जाता है कि इस खूनी संघर्ष के दौरान पाकिस्तान की सेना और इस्लामी मिलिशिया के सदस्यों ने लगभग
3 लाख लोगों की नृशंस हत्याएं की थी और 2 लाख से ज्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार किया था, जिसके बाद करीब 10 लाख लोग वहां से भागकर भारत में शरण लेने के लिए मजबूर हो गए थे। इसी के बाद भारत ने वहां दखल दिया था। बांग्लादेश के जन्म के बाद पाकिस्तान की सेना ने भारतीय सेना के सामने नाक रगड़ी थी और 16 सितंबर 1971 को ढाका में पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण दस्तावेज पर दस्तखत किए थे। भारत की तरफ से इस समझौते पर दस्तखत करने वाले अधिकारी थे लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा और शैतानी सेना यानी पाकिस्तान की सेना की तरफ से इस पर दस्तखत करने वाले अधिकारी का नाम है लेफ्टिनेंट जनरल ए नियाजी। अब इतनी घनघोर बेइज्जती और पूरी दुनिया के सामने जलील हो चुका मुल्क पाकिस्तान फिर भी न माना। अब पाकिस्तान ने अपने देश में आतंक की नर्सरी लगानी शुरू की। 1971 में भारत के सामने नाक रगड़ चुका पाकिस्तान अब भारत में अपने मिशन कश्मीर के तहत आतंकवादी पैदा करने लगा। पाकिस्तान का अधिकतर पैसा अपने देश की तरक्की में नहीं बल्कि वहां आतंक की नर्सरी को पालने पोसने में खर्च होने लगा। पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है ISI, उसने भी कश्मीर को अपना एकमात्र मकसद मान लिया। साल था 1993। पाकिस्तान अपने मुल्क में आतंकवादियों की नर्सरी को पालने पोसने में लगा था, लेकिन वो ऐसी किसी भी योजना को बनाने में कामयाब नहीं हो पा रहा था जो भारत में किसी आतंकी वारदात को अंजाम दे। हालांकि इससे पहले भारत में लिट्टे और खालिस्तानियों की आतंकी वारदातें हो चुकी थीं। भारत ने देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को खो दिया था, प्रधानमंत्री राजीव गांधी को खो दिया था। इसके अलावा 1991 का कल्याण ट्रेन बम धमाका और रुद्रपुर ब्लास्ट भी भारत के इतिहास में काले दिनों के तौर पर दर्ज है। लेकिन 1993 में पाकिस्तान को भारत में ही बैठा हुआ एक आतंकी मिल गया जो भारत में पला बड़ा, भारत में ही उसने अपने काले धंधे चलाए, लेकिन पाकिस्तान के हाथों बिक गया। नाम है दाऊद इब्राहिम कासकर और साल 1993 में मुंबई के अलग अलग स्थानों पर बम धमाके करके दाऊद इब्राहिम कासकर विदेश भाग गया। दाऊद इब्राहिम, 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 दाऊद इब्राहिम। अब यही पाकिस्तान की भारत में आतंकवाद के तौर पर एंट्री थी। यानी पाकिस्तान सेना के दम पर तो कभी भारत में कुछ नहीं कर पा रहा था, अब भारत में आतंकवाद के दम पर कश्मीर को हासिल करने की गंदी हसरत पाल बैठा था। इसी कड़ी में पाकिस्तान में मोहम्मद मसूद अजहर अलवी नाम का एक आतंकी पनप रहा था। कहा जाता है कि मसूद अजहर का जन्म साल 1968 में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के बहावलपुर इलाके में हुआ था, जहां अभी भारत ने स्ट्राइक की है, जिसके पिता अल्लाह बख्श शब्बीर पाकिस्तान के एक सरकारी स्कूल में प्रधानाचार्य थे। साथ ही वो देवबंदी विचारधारा के मौलवी भी बताए जाते हैं। अजहर का परिवार पोल्ट्री फार्म का बिजनेस करता था, लेकिन उसने 8वीं तक ही मेन स्ट्रीम की पढ़ाई की और उसके बाद जामिया उलूम इस्लामिक स्कूल में उसने दाखिला ले लिया था। अब वहीं से उसकी विचारधारा बदलनी शुरू हुई। हालांकि कहा जाता है कि उसी इस्लामिक स्कूल से उसने स्नातक भी किया और उसी स्कूल में शिक्षक के तौर पर नौकरी भी ज्वाइन कर ली। लेकिन इसी बीच वो ISI के हत्थे लग गया। उसकी कट्टर इस्लामिक सोच को ISI ने अपना शिकार बना लिया और पाकिस्तान में कट्टर इस्लामी सोच रखने वाला मसूद अजहर अफगानिस्तान में चल रहे जिहाद ट्रेनिंग सेंटर में शामिल हो गया। इसके बाद मसूद अजहर ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस्लाम को लेकर कट्टरता उसके मन में इस कदर घर बना चुकी थी कि उसने अपनी कट्टरवादी सोच को फैलाने के लिए कई देशों की यात्राएं भी की। Founded and led by this man, Masood Azhar, a globally recognized terrorist. जैसे मंगोलिया, जाम्बिया, सऊदी अरब, अबू धाबी, बताया जाता है यूके जैसे देशों में भी वो घूमा, जहां उसने इस्लामिक कट्टरवाद फैलाया। रिपोर्ट्स बताती हैं कि अगस्त 1993 में मसूद अजहर ने पैसे इकट्ठे करने और इस्लामिक कट्टरवाद को बढ़ाने के मकसद से, लोगों को अपने गैंग में शामिल करने के मकसद से वहां लोगों का ब्रेन वॉश किया। यूके की एक बड़ी यात्रा की, वहां के कई मुस्लिम धर्मालयों में बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग्स की।
कहा जाता है कि मसूद अजहर को इस यात्रा के दौरान एक बड़ी फंडिंग और अपने गैंग में भर्ती करने के लिए कई लोग भी मिल गए थे। वो लोग जो कि कट्टरवाद के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। इन बैठकों में मसूद अजहर ने यह संदेश दिया था कि कुरान का एक बड़ा हिस्सा अल्लाह की खातिर हत्या के लिए समर्पित है। इंटरपोल को मसूद अजहर की करतूतों के विषय में जानकारी लग गई थी और इसी बीच मसूद अजहर के अलकायदा जैसे संगठन से मिलने की खबरें भी इंटरपोल को लग गई थी। अब साल आया 1994। भारत में हरकतुल जिहाद अल इस्लामी और हरकतुल मुजाहिदीन नाम के आतंकी संगठनों में आपस में कुछ झगड़े चल रहे थे। अब हरकतुल अंसार से मसूद अजहर का पुराना चूंकि रिश्ता था, हरकतुल अंसार वही मदरसा हुआ करता था जहां मसूद अजहर ने कुछ दिनों के लिए आलिम के रूप में काम भी किया था, लेकिन बाद में इसी मदरसे को मसूद अजहर ने अपने अधीन कर उसे आतंकी संगठन बना दिया था। 1994 में मसूद अजहर ने इसी संगठन की हरकतुल मुजाहिदीन से सुलह कराने के लिए एक फर्जी पासपोर्ट पर श्रीनगर की यात्रा की। मसूद अजहर इसी यात्रा के दौरान अपने आतंकी संगठन के जरिए कश्मीर में कुछ बहुत बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की फिराक में था, लेकिन भारत की खुफिया एजेंसियों की सतर्कता की मदद से उसे श्रीनगर में गिरफ्तार कर लिया गया। अब पाकिस्तान मसूद अजहर की गिरफ्तारी से एक बार फिर बौखला उठा। साल था 1995 और महीना था जुलाई का। जम्मू कश्मीर में 6 विदेशी पर्यटकों का अपहरण कर लिया जाता है। खुद को अल फरकान का सदस्य बताने वाला गिरोह इस अपहरण कांड की जिम्मेदारी लेता है और भारत सरकार के सामने अपनी 14 मांगे रखता है, जिसमें मसूद अजहर की रिहाई की मांग प्रमुख थी। आपको बता दें कि अल फरकान हरकतुल मुजाहिदीन का ही दूसरा नाम है। भारत सरकार ने आतंकवादियों की सभी मांगे मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद अपहरण किए गए 6 विदेशी लोगों में से एक भागने में कामयाब हो जाता है और एक की सिर कटी लाश भारतीय सेना को बरामद होती है, लेकिन बाकी चारों को 1995 के बाद कभी नहीं देखा गया, यानी उनका कोई अता पता नहीं लगा। अब आता है साल 1999। कश्मीर पर गंदी निगाहें रखने वाले जलील मुल्क पाकिस्तान को फिर से सपने में कश्मीर दिखाई देता है। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के लद्दाख, यानी उस समय लद्दाख चूंकि जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा हुआ करता था, और साथ ही कारगिल के इंटरनेशनल बॉर्डर से हजारों की संख्या में घुसपैठिए भारत में घुसा देता है। भारत को पहले यह सूचना मिलती है कि शायद कुछ साधारण लोग अनजाने में भारत की सीमा में घुस आए, लेकिन जब भारत की सेना इन्हें रोकने का प्रयास करती है तो ये लोग इंडियन आर्मी पर गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। अब यह संख्या इतनी ज्यादा थी कि देखते ही देखते यह संघर्ष एक जंग में तब्दील हो गया। इन्हीं घुसपैठियों को पीछे से पाकिस्तान की शैतानी सेना, जो कि पत्थरों के पीछे छिपकर अपना समर्थन दे रही थी, उसका भी पता भारत को लग चुका था। भारत को जल्दी समझ में आ गया था कि ये लोग कोई घुसपैठिए नहीं, कोई मुजाहिद नहीं, बल्कि ट्रेंड पाकिस्तानी आर्मी है जिन्हें आतंकवादियों का भी समर्थन प्राप्त है। इस बात की पुष्टि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के विश्लेषण विंग के प्रमुख, जो उस वक्त में प्रमुख थे, तत्कालीन प्रमुख थे, लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद अजीज ने भी खुद की थी कि वो कोई घुसपैठिए या मुजाहिद नहीं थे, बल्कि परमानेंट पाक आर्मी के जवान थे। इस बात को जनरल अजीज ने जनवरी 2013 में पाकिस्तान के अखबार द नेशन दैनिक में छपे अपने लेख में भी लिखा था। इस दौरान भी पाकिस्तान चाहता था कि लद्दाख और कश्मीर के बीच जो कम्युनिकेशन है, संपर्क है, उसको खत्म कर दिया जाए और सियाचिन में जो भारत की सेना तैनात है उसे वहां से हटा दिया जाए, ताकि इस मुद्दे को पाकिस्तान इंटरनेशनली एक्सपोज कर सके, ताकि भारत कश्मीर पर बात करने के लिए पाकिस्तान से तैयार हो जाए। लेकिन भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर से थूक कर चाटने पर मजबूर किया और भारत की इस जीत को ऑपरेशन विजय का नाम दिया गया, जिसे भारत आज भी कारगिल विजय दिवस के रूप में सेलिब्रेट करता है। कहानी लेकिन यहीं खत्म नहीं हुई दोस्तों। कारगिल का यह युद्ध मई 1999 से जुलाई 1999 तक चला, लेकिन पाकिस्तान की कश्मीर को लेकर कुलबुलाहट
यहां भी खत्म नहीं हुई। वो कहते हैं ना, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी। अब पाकिस्तान की आतंक की नर्सरी में पले बड़े आतंकी मसूद अजहर की पाकिस्तान के हुक्मरानों को याद आती है। पाकिस्तान को यह लगता था कि मसूद अजहर शायद उसके कश्मीर के सपने को पूरा कर सकता है, लेकिन मसूद अजहर तो भारत के शिकंजे में था, भारत की जेल में बंद था। दिन था 24 दिसंबर 1999 और नेपाल से भारत की ओर इंडियन एयरलाइंस की एक फ्लाइट IC 814 उड़ान भरती है। जैसे ही यह फ्लाइट भारतीय एयर स्पेस में दाखिल होती है, उसे बंदूक की नोक पर हाईजैक कर लिया जाता है। दिल्ली की जगह फ्लाइट को पहले अमृतसर ले जाया गया, वहां पर फ्यूल भरवाया जाता है, फिर वहां से दुबई और दुबई से लाहौर। दुबई में 27 लोगों को अपहरण करने वाले आतंकियों ने छोड़ भी दिया था, लेकिन एक को चाकू मारकर मौत के घाट भी उतारा और कई लोगों को बुरी तरह घायल भी कर दिया था। अब 1999 में भारत में सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी की। पहले ही वाजपेयी जी की सरकार गठबंधन के दम पर चल रही थी, ऊपर से कारगिल की भीषण लड़ाई और अब कंधार हाईजैक। बहरहाल दुबई ने जब देखा कि आतंकवादियों के सिर पर खून सवार है, तो दुबई की सरकार ने हाईजैकर्स को प्लेन वहां से ले जाने के लिए कह दिया, जिसके बाद हाईजैकर्स जहाज को लाहौर ले गए और पाकिस्तानी आर्मी ने लाहौर में इस जहाज को ऐसे घेरा, इस जहाज का ऐसे स्वागत किया कि जैसे यह अपहरण आतंकवादियों ने नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना ने किया हो। इसके बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी में जब पाकिस्तान के इस अपहरण में हाथ होने की बातें ज्यादा जोरों शोरों से चलने लगी, तो पाकिस्तान ने भी इस जहाज को अपने यहां से रवाना कर दिया। अब अपहरणकर्ता IC 814 को अफगानिस्तान के कांधार ले गए। भारत ने पाकिस्तान से बार बार कहा कि भारत जानता है कि यह पाकिस्तान की ही करतूत है, लेकिन पाकिस्तान झूठ पर झूठ बोलता रहा और उसने इस बात को कभी स्वीकार नहीं किया कि इस अपहरण में पाकिस्तान का कोई भी लेना देना है। अब अपहरण करने वाले आतंकियों की मांगे सामने आती हैं, तो पता चलता है कि आतंकवादी भारत की जेलों में बंद 35 आतंकवादियों की रिहाई और 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर कैश मांग रहे हैं, जिसे भारत की सरकार घंटों की बहस के बाद 3 आतंकवादियों पर ले आती है और अपहरण किए गए यात्रियों की रिहाई की एवज में आतंकी मसूद अजहर, आतंकी उमर सईद शेख और आतंकी मुश्ताक अहमद जरगर को रिहा कर देती है। भारत से छूटने के बाद मौलाना मसूद अजहर साल 2000 में जैश-ए-मोहम्मद नाम के एक आतंकी संगठन का गठन करता है, जिसने, आपको याद होगा, साल 2001 में भारत की संसद पर हमला भी कराया था। और उमर सईद शेख भी वही आतंकी है जिसने 1994 में जम्मू कश्मीर में 6 विदेशियों का अपहरण किया था। लेकिन पाकिस्तान ने इस बात को कभी स्वीकार नहीं किया कि मसूद अजहर से उसका कोई लेना देना है या फिर सईद शेख से उसका कोई लेना देना है। इसके बाद भी भारत में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद द्वारा आतंकी घटनाएं लगातार अंजाम दी जाती रही हैं, चाहे 13 सितंबर 2008 के दिल्ली सीरियल बम धमाके हों या फिर 26 नवंबर 2008 का मुंबई हमला हो। ना तो पाकिस्तान ने कभी यह माना कि आतंकी उसके देश से आए थे और ना ही उसने यह माना कि वो किसी आतंकी को जानता है। भारत ने बार बार सबूत दिए, बार बार बातचीत के रास्ते खोले, लेकिन पाकिस्तान ना सुधरा। फिर कहूंगा, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी ही रही। लेकिन साल 2014 के बाद भारत ने पाकिस्तान को सबूत देने बंद कर दिए हैं। 2014 के बाद नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर मारना शुरू कर दिया है। पहले 2016 में मारा, फिर 2019 में मारा और इस बार तो ऐसा मारा है कि पाकिस्तान खून के आंसू रोने को मजबूर है। इस बार तो जैश-ए-मोहम्मद नाम के शैतानी संगठन का सरगना आतंकी मसूद अजहर भी कहने को मजबूर हो गया कि काश मैं भी मर जाता, क्योंकि उसके परिवार के 10 लोग भारत के रॉकेट्स की भेंट चढ़ गए। अभी पिक्चर बाकी है।
लेकिन इस बार उम्मीद करते हैं कि दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। दोस्तों, आपको मेरा यह विश्लेषण कैसा लगा जरूर बताइएगा। और प्लीज दोस्तों, रिसर्च करने में, एडिट करने में बड़ी मेहनत लगती है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।